तो वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड नंबर 18 माय फ्रेंड्स। और हम लोग आज आगे बढ़ेंगे वेक्टर में, ठीक है। तो थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने अभी तक जो भी सीखा उसको एक शॉर्ट रिवाइज उसका लेते हैं। तो हमने सीखा कि कोई भी वेक्टर जो होता है उसको आप या तो टेल पॉइंट और हेड पॉइंट को डिफाइन करके लिख सकते हैं या उसका एक कोई सिंगल नेम भी दे सकते हैं। जैसे हमने इसका नाम दे दिया ए, इसका ये टेल है और वो हेड है, ठीक है। तो ये हमने सीखा। और कोई जो वेक्टर होता है ए वेक्टर, वो मिलके बना होता है उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और उस वेक्टर की डायरेक्शन से। कोई भी वेक्टर जो होता है वेक्टर बना होता है उसके मैग्नीट्यूड यानी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और उसकी डायरेक्शन से। वेक्टर क्वांटिटीज आपको बताना, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, ये सब जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, वेलोसिटी, ये सब वेक्टर क्वांटिटीज हैं। और इनके डिफाइन करने के दो चीज़ें होती हैं, उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। जो ये यूनिट वेक्टर जो ए कैप होता है, इसको थोड़ा ऐसे करके लिखो। तो वेक्टर में अगर हम उसके मैग्नीट्यूड यानी उसके पूरे उसके मॉड या मैग्नीट्यूड या उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो हमें यूनिट वेक्टर मिलता है। और यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर इज नथिंग, वो होता है वेक्टर की, ए वेक्टर की डायरेक्शन। जो भी वेक्टर है उसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ए वेक्टर का जो डायरेक्शन अगर कोई हमसे पूछे क्या है तो हम उसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे और यूनिट वेक्टर उसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती है। और जो यूनिट वेक्टर होता है उसका नाम है, जैसे यूनिट मतलब 1 होता है तो उसका जो मैग्नीट्यूड आता है ना, यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है यानी इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 1 होती है, ठीक है। उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 1 होती है। ये हमने सीखा। और क्या सीखा? और हमने सीखा कि वेक्टर को स्पेस में डिफाइन करने के लिए हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इस्तेमाल करते हैं। एक्स वाई जेड, 3 डायमेंशन, एक्स वाई और जेड 3D में हम रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स डायरेक्शन को हम वेक्टर में आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई कैप यानी यूनिट वेक्टर। आई क्या है? एक यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर ओनली डायरेक्शन बताता है। तो इसका मतलब है कि जो आई वेक्टर है वो एक्स की डायरेक्शन बता रहा है, एक्स की डायरेक्शन बता रहा है। जो एक मिनट अपना माइक्रोफोन सही कर लेता हूँ, मुझे लग रहा है जैसे कि आवाज़ सही नहीं आ रही है, पता नहीं, ये कपड़ा थोड़ा फंस रहा था। हाँ, तो ये आई कैप यूनिट वेक्टर है जो कि एक्स की डायरेक्शन बता रहा है। यहाँ से एक यूनिट, एक डिस्टेंस पर ये आई कैप होता है, वैसे मैंने वहाँ लिख दिया है। तो एक यूनिट पर ये आई कैप ऐसे आप बना सकते हो, ठीक है। तो आई इज नथिंग बट इज ए डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। सिमिलरली जे इज नथिंग, जे कैप इज नथिंग बट ए यूनिट वेक्टर along y direction which represents the direction of the y axis, and similarly k vector is the direction of the z axis। तो ये हमने सीखा आई, जे और के का मतलब नोटेशन कैसे इनको बताते हैं। फिर हमने सीखा कि 3D में x, y और z, इसमें अगर कोई एक पॉइंट है P और उसके कोऑर्डिनेट्स मान लो हैं x1, y1 और z1, तो अगर कोई पॉइंट P है, पॉइंट P और उसके कोऑर्डिनेट हैं x1, y1 और z1, तो विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन
ओरिजिन, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0 0। तो उस पॉइंट P का जो पोजीशन वेक्टर है, वेक्टर अगर इस पॉइंट को P को रिप्रेजेंट करे इन द फॉर्म ऑफ द वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, अगर हम यहाँ से इसके रिस्पेक्ट में यहाँ से P को देखेंगे तो ये जो वेक्टर जो बनेगा इसको बोलते हैं पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर। और जो ये OP होगा इज नथिंग बट x1i प्लस y1j और प्लस z1k। क्योंकि x1 y1 और z1 अगर इसके कोऑर्डिनेट्स हैं तो पॉइंट P का x कंपोनेंट, ये x कंपोनेंट क्या होगा, x1 होगा, ये इतना, और सिमिलरली y कंपोनेंट इतना y1 होगा, और इसका z कंपोनेंट अगर हम इस पर z एक्सिस पर जब आप 3D में देखेंगे ना, आप बोला था मैंने कि आप रूम के अपने कॉर्नर में जाइए और वहाँ पर जो ऐसे जो लाइंस जो गई हैं कॉर्नर पे, 3 लाइंस फर्श और वॉल्स को, उनको आप ऐसे रूम के कॉर्नर में जाएंगे ना तो एक को x मानिए, एक को y मानिए और एक को z मानिए। तो वहाँ से आप विजुअलाइज कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि 3D में कैसे पॉइंट डिफाइन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम परपेंडिकुलर 3D में प्रोजेक्शन डालेंगे तो ये जो कंपोनेंट होगा वो z होगा। तो सिमिलरली वही है, पॉइंट P का x के अलोंग कंपोनेंट x1, y के अलोंग प्रोजेक्शन y1 और z एक्सिस के अलोंग प्रोजेक्शन z1 है। तो अगर कोई पॉइंट दिया है 3D में, कार्टेशियन सिस्टम 3D में, कि उसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, तो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन हम ऐसे डिटरमाइन करते हैं। एक्चुअली ये होता है 0i प्लस y1 माइनस 0j प्लस z1 माइनस 0k। ओरिजिन O, पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ले रहे हैं ना, और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0 0 0। तो सिमिलरली जो ये x1i y1j z1 के हैं, ये नथिंग बट ये हैं। ठीक है, सेम ही चीज़ है ना, x1 माइनस 0 मीन्स x1। तो ये ऐसे किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालते हैं। अगर एक और पॉइंट दिया हो ये Q और इसके कोऑर्डिनेट हों x2 y2 z2, x2 y2 z2, देखते हैं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। तो x2 y2 z2 एक और पॉइंट दिया है, तो उसका Q पॉइंट, तो Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन मीन्स OQ वेक्टर ये आ जाएगा आपका। सिमिलरली x2i प्लस y2j प्लस z2k, और इसको आप नथिंग बट इक्वल टू यही, मतलब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं तो इसको ऐसे भी लिखो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा समझाने के लिए। ठीक, यस, बाय बाय डोलू। और ये मेरी आ गई है चाय। मैं जो चाय अच्छी लगती है आप लोगों को भी अच्छी लगती होगी। तो ये आपका पॉइंट Q का पोजीशन वेक्टर मिल गया, पॉइंट ना। और अगर हम इन दोनों पॉइंट को मिला दें P और Q, और हम P को अभी टेल माने, वेक्टर जैसे वैसे बना है ना, तो P टेल हो गया और Q हेड हो गया। तो P Q, यहाँ टेल P है और हेड Q है, यानी हम P से Q की ओर देख रहे हैं। तो इसको आप लिख सकते हो जैसे कि हमने पिछले उसमें बताया कि हेड का पोजीशन वेक्टर OQ माइनस टेल का पोजीशन वेक्टर OP। यही हमने पिछले लेक्चर में आपको समझाया था ना। तो ये आ जाएगा आपका x2 माइनस x1i प्लस, देखो ये OQ ये और OP ये, तो उसको जब माइनस करोगे तो ये आ जाएगा y2 माइनस y1 j और प्लस z2 माइनस z1 k। ये 2 पॉइंट्स
P और Q जो उनको मिलाने पर जो वेक्टर बना, उस पॉइंट को लेकर ये हमारा वेक्टर बनेगा। और अगर हम QP करें, यानी कि जस्ट हम आपकी बार इसको टेल लेते हैं, उसकी ओर हेड करते हैं, तो अगर हम QP निकालें तो QP आएगा आपका, आपकी बार ये टेल ये हेड हुआ तो OP माइनस OQ, हेड का पोजीशन वेक्टर माइनस टेल का पोजीशन वेक्टर। तो आपकी ये इसको हम लिखेंगे x1 माइनस x2i प्लस y1 माइनस y2j प्लस z1 माइनस z2k। देखो अंतर आ गया, वो पहले वो बाद में ना। तो ऐसे हम निकालते हैं 2 पॉइंट्स को मिलाने वाला वेक्टर, ठीक है। और ये जो वेक्टर है, उन सारे ये जो वेक्टर है ना, इसका हम वेक्टर का जो हम पोजीशन निकालते हैं, ये अभी भी हमारा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में है, क्योंकि हम पॉइंट के जो पोजीशन वेक्टर हैं वो हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही ले रहे हैं। तो ये तो हुआ पॉइंट वाइज निकालने का मतलब वेक्टर। तो ये अगर अब ज़रा सा हम किसी का भी एग्जांपल ले लो, दोनों में PQ ले लो या QP ले लो, तो जो I के लॉन्ग है x1 माइनस x2 या J के लॉन्ग y1 माइनस y2 और Z और K के लॉन्ग z1 माइनस z2, ये जो होते हैं वो x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट होते हैं। और कंपोनेंट है ना, उनको बोलते हैं x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के अलॉन्ग वेक्टर के कंपोनेंट। और ये स्केलर होते हैं, मतलब नंबर्स होते हैं ओनली, जैसे इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे ये PQ लिखा है और ये हो 7i प्लस 5j प्लस 3k, ऐसे ijk। तो ये PQ वेक्टर का जो x एक्सिस यानी I के लॉन्ग कंपोनेंट होगा 7, J के लॉन्ग यानी y एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट है आपका 5 और Z एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट है आपका 3, ठीक है। तो इससे समझ में आया कि किसी भी वेक्टर को अगर ijk के टर्म में लिखा हो तो उसके पहले जो ये जो नंबर्स हैं यानी जो स्केलर्स हैं, ये उन एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। और अगर आपका ये PQ वेक्टर मान लो, ये आप इस इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं थोड़ी देर के लिए, ताकि आपकी नज़र आसानी से पहुंच जाए। तो अगर कोई वेक्टर ऐसे लिखा है ijk के टर्म में, तो उसकी जो वेक्टर की जो मतलब लेंथ है या उसका जो मैग्नीट्यूड है मॉड, तो मॉड है, तो PQ वेक्टर का मॉड क्या होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर। अगर पॉइंट वाइज में हम ले रहे हैं, किसमें, हेड और टेल के पॉइंट वाइज में, तो ये होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम QP वेक्टर का मॉड निकालेंगे तो फिर ये वाले कंपोनेंट आ जाएंगे, उनका स्क्वायर हो जाएगा। तो उसको हम और थोड़ा जर्नलाइज अब करने जा रहे हैं, ठीक है। सब बता चुके हैं, हम जस्ट आपको रिवीजन दे रहे हैं ताकि अगर आगे हम पढ़ाएं तो आपको सब फिर से याद आ जाए। तो हमारा एक जनरल टर्म मिला कि हम जनरली कोई भी वेक्टर जो हेड और टेल के रिस्पेक्ट में लिखा हो तो वहाँ पॉइंट देखते हैं, और ऐसे हमारा कोई भी जनरल वेक्टर जैसे A है तो इस फॉर्म में लिखा रहता है AXI AYJ और प्लस AZK। IJK यानी तीनों एक्सिस के टर्म में कोई भी वेक्टर हमारा इस टर्म में हम लिख सकते हैं, जहाँ ये AX X एक्सिस के अलॉन्ग उसका कंपोनेंट है, स्केलर है, मतलब न्यूमेरिकल है। ये AX न्यूमेरिकल होता है, AY भी न्यूमेरिकल है, AZ भी न्यूमेरिकल है, स्केलर क्वांटिटीज हैं। X एक्सिस के अलॉन्ग न्यूमेरिकल वैल्यू, ये Y एक्सिस के अलॉन्ग न्यूमेरिकल वैल्यू, और Z एक्सिस यानी K जो Z एक्सिस के अलॉन्ग न्यूमेरिकल वैल्यू, AX AY AZ। ऐसे हम जनरली एक वेक्टर को लिख सकते हैं।
पिछले उससे पता चला कि ऐसे लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका लिखा हो बी वेक्टर इक्वल टू 7i प्लस 5j और प्लस 3k फॉर एग्जाम्पल, इस तरह से हम वेक्टर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमारा वेक्टर अगर कोई ऐसे लिखा होता है तो उस वेक्टर का अगर हम न्यूमेरिकल पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखें, पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी उस पूरे वेक्टर की वैल्यू तो वो होगी अंडर रूट ये ax स्क्वायर, आई का जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर, ay स्क्वायर, जे का कंपोनेंट उसका स्क्वायर और az स्क्वायर के मतलब जेड एक्सिस के लॉन्ग जो है कंपोनेंट उसका स्क्वायर। तो ये हो गया उस वेक्टर का टोटल मैग्नीट्यूड और उसका मॉड। तो अगर किसी वेक्टर का अगर हमको यूनिट वेक्टर निकालना हो तो क्या होता है, वेक्टर अपान वेक्टर का मॉड। तो इसको लिखो ऐसे, ये वेक्टर आप लिख देंगे, पहले वाला जो भी दिया है यही ए वेक्टर और उसका मॉड। मॉड क्या था वेक्टर का, यही ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। ये हमारा किसी वेक्टर के लॉन्ग यूनिट वेक्टर यानी उसकी यूनिट वेक्टर क्या होता है, उस वेक्टर का डायरेक्शन यानी उस वेक्टर का हम डायरेक्शन निकालने के लिए। ठीक है, हमने बता दिया था कि यूनिट वेक्टर जो होता है वो केवल डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है और उसका मॉड 1 होता है। ना मानो तो यहाँ से चेक करके देख लो, ए वेक्टर का हम मॉड निकालते हैं, जो अभी हमने ये यूनिट वेक्टर जो ये लिखा है इसका अगर आप मॉड निकालोगे तो क्या होगा, यानी उसका मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड मतलब इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये तो स्केलर है, ये तो बाहर निकल आएगा ऐसे ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर और बचा मैग्नीट्यूड ऊपर वाले का जो कि वेक्टर के फॉर्म में लिखा है axi ayj azk। ये तो पूरा स्केलर था ना, मतलब न्यूमेरिकल वाली तो बाहर आ गई। तो 1 अपान अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर और इसका ज़रा मैग्नीट्यूड, तो ये वेक्टर के फॉर्म में तो लिखा है, इसका मैग्नीट्यूड तो आप जानते ही कैसे निकाला जाता है, आई जे और के कंपोनेंट का स्क्वायर करके। तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा यानी 1, यानी कि किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। वो तो आपको बता ही चुके हैं, जस्ट ये एक तरह से खिलवाड़ है और कुछ नहीं, आपको सब पता है। तो किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है और वो यूनिट वेक्टर केवल डायरेक्शन बताती है। तो अगर किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालेंगे यानी ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर, तो वो कुछ नहीं बस ए की डायरेक्शन बताएगी। ठीक है, कि ए किस डायरेक्शन में है। चलो आगे और देखते हैं, थोड़ा रिवीजन और थोड़ा देखते हैं। और हमने क्या समझाया आपको कि अगर कोई वेक्टर जैसे axi मतलब i ayj और azk इस फॉर्म में लिखा है वेक्टर ijk के फॉर्म में, तो ax ay और az स्केलर्स यानी न्यूमेरिकल वैल्यू होती हैं, जो x मतलब i डायरेक्शन, j डायरेक्शन यानी y एक्सिस जो हम कहते हैं और k डायरेक्शन जो हैं उनके अलॉन्ग ये कंपोनेंट हैं। ठीक है, ये तो आप समझ गए। अच्छा एक चीज़ और देखो कि जो हम बताने जा रहे हैं कि जो ये ax ay और az यानी जो x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस के अलॉन्ग जो पूरे वेक्टर के जो कंपोनेंट होते हैं उनको बोलते हैं हम डायरेक्शन रेशियोज। एक वर्ड है याद रखना, जैसे कोई वेक्टर मान लो लिखा हो b इक्वल टू 5i प्लस 3j और प्लस 2k, तो यहाँ 5 3 और 2, ये जो 5 3 2 है ना, ये b वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज हैं। इनको हम बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियो समझ में आ गए, वही जो आई जे के पहले जो वेक्टर के लॉन्ग जो कंपोनेंट हैं, आई जे के डायरेक्शन के लॉन्ग कंपोनेंट, उन्हीं को बोलते हैं हम
उस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है। अब और क्या बताया था, और बताया था कि जो पूरा जो वेक्टर जो होता है, जैसे ए वेक्टर, अभी इसको मेट देते हैं, तो जैसे कोई वेक्टर ऐसे लिखा हुआ है, इसका नाम देते हैं वेक्टर, मतलब एक इक्वेशन नंबर 1, ताकि आपकी नज़र पड़े अच्छे से। तो ये जो वेक्टर है, जो ए वेक्टर कोई हमसे पूछे कि ए वेक्टर आई डायरेक्शन यानी एक्स एक्सिस से, आई जिस ओर हमने आई डायरेक्शन ली है, जनरली हम आई डायरेक्शन को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, तो एक्स एक्सिस कह लो, तो उस आई डायरेक्शन से यानी एक्स एक्सिस से पूरा वेक्टर कितना एंगल बना रहा है। यानी अगर ये हमारा ऐसे ये एक्स वाई और जेड, थोड़ा यहाँ कर्वेचर हो गया, ऐसे है, और मान लो ये हमारा कोई ए वेक्टर है, तो ये एक्स डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है, यानी ये थीटा, एक्स डायरेक्शन से वो कितना एंगल बना रहा है, यानी आई डायरेक्शन से, तो वो एंगल हम निकालते हैं। वो मान लो एंगल कॉस थीटा एक्स है, थीटा एक्स है, तो वो होता है कॉस थीटा एक्स, इस मतलब थीटा एक्स है तो ऐसे निकालते हैं, कॉस थीटा एक्स इक्वल टू ए एक्स अपान पूरे ए वेक्टर का मॉड, यानी ए एक्स अपान अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। समझ में आया? बिल्कुल आसानी से। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए पहले लिख देते हैं, फिर बताते हैं। तो और अगर वो वही वेक्टर ए जेड डायरेक्शन जे कैप यानी वाई डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है, अगर वो होता कॉस थीटा वाई, तो कॉस मतलब थीटा वाई, तो कॉस थीटा वाई होता है ए वाई, यानी वाई के एक्सिस वाला डायरेक्शन रेशियो अपॉन ए का मॉड पूरे वेक्टर का, तो ए वाई अपॉन अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। सिमिलरली अगर यही ए वेक्टर पूरा वेक्टर जेड एक्सिस यानी के कैप से एंगल बना रहा हो थीटा जेड, तो कॉस थीटा जेड होता है हमारा ए जेड अपॉन ए का मॉड, यानी ए जेड अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। समझ में आया? ये तीनों ऐसे एंगल निकाल लेते हैं, थीटा एक्स, थीटा वाई और थीटा जेड। और जो ये अमाउंट होती है कॉस थीटा एक्स, इसको हम स्मॉल एल से बोलते हैं, स्मॉल एल। कॉस थीटा वाई इस पूरी क्वांटिटी को स्मॉल एम, और कॉस थीटा जेड इस पूरी क्वांटिटी को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ एल एम और एन को बोलते हैं हम डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस, ए वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ पूरे ए वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं, एल एम एन, यानी कॉस थीटा एक्स, कॉस थीटा वाई और कॉस थीटा जेड। और अगर हम यहाँ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अगर हम तीनों निकालें, यानी इसका स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर करें, यानी इसका स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर करें, तो स्क्वायर करने पर क्या होगा कि ऊपर आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, और नीचे ये स्क्वायर बन में कन्वर्ट हो जाएगा, अंडर रूट का निशान हट जाएगा, तो ये आ जाएगा इतना। और टोटल वैल्यू आएगी 1, यानी जो कॉस थीटा एक्स, कॉस थीटा वाई, कॉस थीटा जेड, अगर इनका हम स्क्वायर करके जोड़ें तो वैल्यू आएगी 1। तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तब भी वैल्यू आएगी 1, माइनस साइन नहीं लेंगे, प्लस माइनस 1 होगा, लेकिन हम चलो अभी प्लस माइनस 1 लिख लेते हैं, चलो ठीक, कोई बात नहीं। तो ये आएगी। अगर एक वेक्टर हम लिखें एल आई प्लस एम जे और प्लस एन के, मान लो ये एक वेक्टर लिखते हैं हम ऐसे,
LI प्लस MJ प्लस NK और इसका एक नाम दे दो, मान लो हम कैपिटल U डाल देते हैं। तो अगर इसका पूरे का आप मैग्नीट्यूड निकालो तो कितना आएगा, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। लेकिन L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर कितना है, प्लस माइनस 1, यही तो था ना यहाँ से। लेकिन किसी भी चीज़ का अगर हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो वेक्टर का, ये वेक्टर का अगर हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, यानी ये वैल्यू आई केवल 1 प्लस की 1। तो ये वेक्टर LI MJ और NK, अगर कोई वेक्टर हम लिखें LI MJ NK, जहाँ L A वेक्टर की जो वेक्टर है, A कोई वेक्टर उसकी डायरेक्शन कोसाइंस है, तो उसका मैग्नीट्यूड आया 1। लेकिन 1 मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि वो यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर का ही तो मैग्नीट्यूड 1 होता है। यस, तो इसलिए अगर हमको वेक्टर A पता है और मैग्नीट्यूड जो यूनिट वेक्टर होता है वो उसका मैग्नीट्यूड होता है 1, लेकिन यूनिट वेक्टर होता क्या है, यूनिट वेक्टर होता है मेनली डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर मेनली डायरेक्शन ही तो होती हैं। हाँ, तो अगर कोई हमारा वेक्टर है, मान लो ऐसे लिखा है, और धीरे से हम उसकी डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लें, LMN ऐसे करके कैलकुलेशन करके LMN निकाल लें, तो LI प्लस MJ प्लस NK ये जो वेक्टर होगा ये कुछ नहीं है, ये यूनिट वेक्टर है जो कि फिर से A की डायरेक्शन बताता है। क्या है वो A की डायरेक्शन बताता है। तो A के डायरेक्शन के लिए चाहे आप सीधा उसका मॉड निकाल के A कैप निकाल लो, या अगर कहीं से आपको ये डायरेक्शन कोसाइंस पता हो तब भी आप LI MJ और NK लिख कर भी A की डायरेक्शन जान सकते हैं। ठीक है, ये है ना, डायरेक्शन कोसाइंस भी पता हो आपको, LMN यानी cos थीटा x cos थीटा y cos थीटा z, तब भी आप किसी A वेक्टर की डायरेक्शन यानी उसका यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। तो ये तो हमने आपको जो बताया, मैंने उसका रिवीजन कराया। अब थोड़ा आगे चलते हैं। मेरी चाय ठंडी हो गई, कोई बात नहीं। तो आई थिंक आपका अच्छा खासा रिवीजन हो गया है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बोर्ड पर मिटा भी दें तो क्या हुआ, आपके पास तो रिकॉर्डिंग है, वीडियो आपके सामने है, आप फिर से उसको आराम से देख सकते हैं। चलो शुरू करें। तो हम लेते हैं दो वेक्टर, जैसे अब हम वेक्टर के थोड़े तरीके जोड़ने घटाने के आपको बता रहे हैं। तो मान लो आपके पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर का नाम है A और एक वेक्टर का नाम है B। अब हम हेड और टेल के पॉइंट न लेकर सीधे वेक्टर को नेम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, A और B। और A वेक्टर जो कि I, J और K के फॉर्म में लिखा है, डायरेक्शनल फॉर्म में, ये Z एक्सिस, ये Y एक्सिस और ये X एक्सिस है ना। तो उसके अलॉन्ग मान लो कंपोनेंट हैं 5, 3 और 2। लेकिन हम यहाँ सिर्फ अब ये नंबर नहीं लिखते हैं समझाने के लिए आपको, अब आप समझ गए काफ़ी। तो वहाँ पर AX, AY और AZ, जहाँ AX X एक्सिस के अलॉन्ग, I यानी के अलॉन्ग कंपोनेंट है, AY Y एक्सिस के अलॉन्ग A वेक्टर का कंपोनेंट है, और AZ K यानी Z एक्सिस के अलॉन्ग वेक्टर का कंपोनेंट है। तो हमारा जो A वेक्टर है वो ऐसे लिखा हुआ है, AX, AY और AZ के फॉर्म में, जहाँ पर AX, AY, AZ नंबर्स हैं यानी स्केलर्स हैं। सिमिलरली एक दूसरा वेक्टर आपका है B = BXI + BYJ या BZK।
और अब हम क्या करते हैं कि थोड़ा और इजी टर्म में लिखते हैं। अब आप तो समझ ही गए हो कि ये एक्स और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट हैं, तो अब एक्स वाई और जेड लिखने की बार बार ज़रूरत हम नहीं समझ रहे हैं। तो अब सीधा आप समझ लो कि ए वेक्टर को लिखो आप a1i, a2j, a3k, और बी वेक्टर को आप लिखिए b1i, b2j और b3k वेक्टर, जहाँ i j के एक्स वाई जेड के लॉन्ग डायरेक्शंस हैं, और a1, a2, a3 और b1, b2, b3 उन एक्सिस के लॉन्ग वेक्टर्स a और b के कंपोनेंट हैं जो कि स्केलर्स हैं, मतलब नंबर्स में लिखे जाते हैं। ये दो आपको वेक्टर आपके पास हैं, मतलब दे दिए गए हैं, और आपसे बोला गया है कि a प्लस b वेक्टर निकालो, यानी a में b का वेक्टर जोड़ो। तो जोड़ने के वक्त याद रखना कि वेक्टर को जोड़ने के वक्त डायरेक्शनल पार्ट ही जुड़ते हैं, केवल डायरेक्शनल पार्ट, यानी आई में केवल आई वाले जुड़ेंगे, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वाले कंपोनेंट, तो a1 प्लस b1, और इसी प्रकार जो j वाले यानी कि y एक्सिस के अलॉन्ग वाले कंपोनेंट आपको केवल जोड़ने होते हैं, क्योंकि वेक्टर डायरेक्शन पर बहुत तगड़ा डिपेंड करते हैं। मेनली वेक्टर का मतलब ये है कि डायरेक्शनल क्वांटिटीज और के कंपोनेंट आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मिली, आप समझ गए कि जब हम दो वेक्टर जोड़ते हैं तो सिर्फ उसके डायरेक्शनल पार्ट ही जुड़ते हैं, यानी आई जे और के कंपोनेंट ही आपस में जुड़ेंगे। सिमिलरली अगर आप a माइनस बी यानी इन दोनों वेक्टर को घटाइए, 1 वेक्टर और 2 वेक्टर को a माइनस बी घटाइए, तो ये आएगा आपका a1 माइनस b1i प्लस a2 माइनस b2j और प्लस a3 माइनस b3k, ये वेक्टर। तो a प्लस बी ऐसे निकालते हैं, a माइनस बी ऐसे निकालते हैं। अच्छा, अगर आपसे कोई अगर कहे कि a वेक्टर में कोई भी एक वेक्टर हो, मान लो अभी यहाँ हम एग्जाम्पल ले रहे हैं a वेक्टर ओनली, और इसमें अगर आपसे कहे कि किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो, वो नंबर मान लो आपका है लेमडा, तो क्या होगा, a में हम लेमडा से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ नहीं होता है, इसको ऐसे लिखेंगे a1i प्लस a2j प्लस a3k, और जो इस आई जे के जो कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट कौन से, a1, a2 और a3, ये मेनली स्केलर होते हैं, यानी नंबर से होते हैं। तो ये जो नंबर है लेमडा, जहाँ स्केलर यानी न्यूमेरिकल चीज़ है, अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल नंबर में ही कुल मल्टीप्लाई होगा, यानी लेमडा का इससे a1 इससे मल्टीप्लाई होगा i, लेमडा a2 से मल्टीप्लाई होगा j, और लेमडा a3 से मल्टीप्लाई होगा k। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका मान लो a वेक्टर है 3i प्लस 2j प्लस 3k, ऐसे है। अब आप इसमें 5 से मल्टीप्लाई, लेमडा की वैल्यू 5, न्यूमेरिकल वैल्यू 5 से अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहें तो क्या होगा, केवल नंबर्स का मल्टीप्लाई होगा, यानी 5 इंटू 3 यानी 15i प्लस 5 2 यानी 10j और 5 इंटू 3 यानी 15k, ये आ जाएगा आपका 5a। एक बात हमने आपको बहुत पहले, इसके पहले ही ये एक चीज़ और बताई थी कि जब किसी वेक्टर में किसी नंबर से मल्टीप्लाई होता है या किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होता है किसी न्यूमेरिकल वैल्यू से, तो वेक्टर की डायरेक्शन नहीं बदलती है, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड उतने टाइम हो जाता है। मैग्नीट्यूड यानी उस वेक्टर की जो वैल्यू है न्यूमेरिकल, वो उतने टाइम हो जाती है, लेकिन डायरेक्शन नहीं बदलती है, ठीक है। वो जो फाइनल वेक्टर जो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो मिलता है, वो या तो ओरिजिनल वेक्टर के पैरेलल रहेगा या उसी पर आगे कोलिनियर होगा, कोलिनियर और पैरेलल, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें आपको हमने बताई, स्केलर नंबर से मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, ठीक है।
ये हमने आपको 3 चीज़ें बताई ABC। आगे चलते हैं। जोड़ना, घटाना और किसी स्केलर से वेक्टर में मल्टीप्लिकेशन करना। ठीक है, ये हमने आपको बताई। अब आगे चलते हैं। अगर कोई हमसे बोले कि ए वेक्टर, ये जो हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, या तो ये पैरेलल हैं या तो ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, कोलीनियर हैं कोलीनियर। कोई हमसे बोले कि अगर ये दोनों वेक्टर हैं ए और बी, या तो ये पैरेलल हैं या कोलीनियर हैं, तो हम जानते हैं कि कोलीनियर और पैरेलल वेक्टर कब बनते हैं, जब किसी वेक्टर में एक स्केलर से ही केवल मल्टीप्लाई हो। अभी हमने बताया कि अगर एक वेक्टर में किसी स्केलर या नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो वो वेक्टर या तो खुद का पैरेलल बन जाता है या तो उसी पर कोलिनियर रहता है, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती। ठीक है, तो आप आराम से लिख सकते हो कि बी वेक्टर यानी एक वेक्टर उसमें कोई भी, या ए वेक्टर कह लो लेम्डा बी वेक्टर, जहाँ लेम्डा कोई स्केलर है, लेम्डा इज सम स्केलर, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल हैं या कोलिनियर हैं तो उसको लिखा जा सकता है ए इक्वल टू लेम्डा बी। जो अभी हमने बताया ना कि किसी भी वेक्टर में, और कल भी बताया था, किसी भी वेक्टर में स्केलर